नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। तौकीर के करीबी की बड़ी मुश्किल। बरेली हिंसा का आरोपी तौकीर रजा का करीबी नफीस की और मुश्किलें बढ़ गई हैं। लगातार चल रही जांच में ऐसे खुलासे प्रशासन की ओर से किए गए हैं जिससे नफीस की पत्नी को भी धक्का लग गया है। मामला इतना बढ़ गया है कि पत्नी पर एफआईआर ठोक दिया गया। बताएंगे आपको क्या कुछ प्रशासन ने खुलासा किया है जिससे हड़कंप मच गया है। फिर दूसरी खबर में बात आजम की फोटो पर पोती काली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के दिवाली पर दिए बयान को लेकर दिवाली शुभकामनाएं वाली होर्डिंग पर काली पोत दी गई। किसने पोती काली और क्या कुछ पुलिस ने किया, बताएंगे आपको। फिर तीसरी खबर में बात हर घर सरकारी नौकरी का ऐलान। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने परिवार की तर्ज पर यूपी में भी 2027 के चुनाव में हर घर नौकरी देने का ऐलान कर बड़ी बात कही है। हालांकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की तरह उनकी भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो क्या बोले नेता और कैसे बड़ी मुश्किल, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात कुछ ही घंटों में आरोपी का एनकाउंटर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक पत्रकार की हत्या मामले में आरोपी का एनकाउंटर हुआ, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से जो तौकीर रजा से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की बरेली नगरी, जहां धार्मिक उन्माद की आग अभी ठंडी नहीं हुई थी, वहां पर अब सियासी साजिशों की आंच फिर से भड़क गई। तौकीर के सबसे करीबी नफीस खान की मुश्किलें अब हद पार कर चुकी है। नफीस, जो आईएमसी का राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता है, जेल में बंद है, लेकिन उसके परिवार पर प्रशासन ने ऐसा प्रहार किया कि पूरे नेटवर्क में हड़कंप मच गया। बमनपुरी इलाके में एक वक्फ संपत्ति पर फर्जी दस्तावेजों से कब्जा करने के आरोप में नफीस और उसकी पत्नी फरहत बेगम के खिलाफ कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। ये संपत्ति कोई मामूली नहीं थी। 95 वर्ग गज का मकान और 5 दुकानें जो पीड़ितों से वक्फ बोर्ड के अधीन थी। कहानी शुरू होती है इज्जतनगर के मोहम्मद कमर अख्तर से। कमर की दादी ननो कुचड़ी इस संपत्ति में रहती थी। वो एक दुकान में सब्जी बेचकर गुजारा करती थी, जबकि उनके मुंह बोले भाई साबिर हुसैन की सब्जी की दुकान कुतुब खाना मंडी में थी। मौत से पहले ननो ने वसीयत में संपत्ति साबिर और उनके 3 बेटों साकिर, जाकिर और नासिर हुसैन के नाम पर कर दी। साकिर कमर के पिता थे, जिनका नफीस की दुकान पर आना जाना था। इसी विश्वास का फायदा उठाकर 1996 में नफीस ने 3 साल की लीज फरहत के नाम ले ली, जो 2026 में खत्म होनी थी। लेकिन 2022 में कमर के पिता की मौत के बाद नफीस ने फर्जी दस्तावेज गढ़े और संपत्ति अपने बेटे मोहम्मद नोमान और फरखान के नाम गिफ्ट डीड करा दी। कमर में एसएसपी अनुराग आर्य ने शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर हुई है। एसएसपी ने कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर कार्रवाई होगी। ये सिर्फ एक मामला नहीं, सिविल लाइंस में नफीस ने एक धर्मस्थल की आड़ में नजूल भूमि पर 74 दुकानें खड़ी कर ली, जिसमें वक्फ बताकर किराया वसूलता था। लेकिन असली सवाल यह है कि तौकीर रजा की बहू ने उन पर हिंसा के गंभीर आरोप लगाए हैं। बावजूद इसके तौकीर जेल से ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर देते हैं। ये साफ जाहिर करता है कि तौकीर के पीछे किसी बड़े सियासी दान का हाथ है। आने वाले दिनों में जांच की परतें और खुलेगी, लेकिन फिलहाल नफीस का परिवार हिल गया है। अब आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो आजम खान से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में दिवाली का त्योहार अक्सर विवादों का शिकार बन जाता है और इस बार भी आजम खान का नाम फिर से घमासान का केंद्र बन गया है। बस्ती जिले के निर्मली कुंड क्षेत्र में सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव द्वारा लगाए गए दीपावली और छठ पूजा शुभकामना होर्डिंग पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की फोटो थी, लेकिन सुबह होते ही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने होर्डिंग पर आजम की तस्वीर पर कालिक पोत दी।
ये वाकया न सिर्फ सियासी दुश्मनी का प्रतीक है बल्कि धार्मिक संवेदनशीलता का भी सवाल खड़ा करता है। समाजवादी युवजन सभा के जिला अध्यक्ष विपिन कुमार त्रिपाठी ने पुरानी बस्ती थाने में तहरीर दी, जिसके आधार पर शिवसेना जिला प्रभारी प्रमोद पांडे और अन्य साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। हालांकि कार्यकर्ताओं ने आजम खान के बयान के बाद ऐसा किया। एक निजी चैनल को दिए इंटरव्यू में आजम ने कहा कि जो लोग दिए जला सकते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। उन्होंने आगे सफाई दी कि दिए उजाला फैलाते हैं, नफरत मिटाते हैं और उन्होंने ऐसे लोगों की सराहना की, लेकिन विपक्ष ने इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी दीपावली पर कहा कि क्रिसमस पर शहर जगमगाते हैं, हमें इससे सीखना चाहिए। यह बयान भी विवादों में शिवसेना कार्यकर्ताओं का ये कदम साफ तौर पर बदले की कार्रवाई लगता है। अब आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते तीसरी खबर की ओर, जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक इंटरव्यू में धमाकेदार ऐलान किया। 2027 के विधानसभा चुनाव में हर घर सरकारी नौकरी का वादा। यह बिहार मॉडल से प्रेरित है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नाम पर यही वादा किया है। वीरेंद्र ने कहा कि सपा ने न सिर्फ नौकरियां देगी बल्कि पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा करेगी। यह हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में उन्होंने तेजस्वी की तारीफ की। तेजस्वी का ऐलान सही समय पर हुआ, महागठबंधन जीतेगा, लेकिन ये वादा सपा के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तेजस्वी के लिए। बिहार मॉडल की तर्ज पर यूपी ने ये वादा किया है, जिससे भूचाल आ गया है। वीरेंद्र के बेरोजगारी पर बीजेपी को घेरा। बिहार में छठ पर स्पेशल ट्रेनें चल रही है, फिर भी यात्री परेशान क्यों? ब्यूरोक्रेट्स मंत्री बनेंगे तो जमीनी हकीकत कैसे समझेंगे? उन्होंने अखिलेश के नेतृत्व में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का वादा किया, लेकिन चुनौतियां कम नहीं है। पूर्वांचल में सपा के कार्यक्रमों पर अनुमति न मिलना, बुलडोजर की धमकी और विपक्ष का तंज खोखला वादा मुश्किलें बढ़ा रहा है। तेजस्वी की तरह वीरेंद्र को भी आलोचना झेलनी पड़ रही है। आरजेडी और सपा का गठबंधन मजबूत है, लेकिन यूपी की जातिगत समीकरण जटिल है। पीडीए का फॉर्मूला कामयाब रहा 2024 लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में बीजेपी की मजबूत पकड़ चुनौती है। यह ऐलान नौजवानों को लुभा सकता है, जहां बेरोजगारी दर 7% से ऊपर है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सपा इसे लागू कर पाएगी? पिछले वादों की तरह यह भी कागजी रहेगा। सपा का ये दाव 2027 को रोमांचक जरूर बनाएगा, लेकिन मुश्किलें तेजस्वी जैसी ही है। विपक्ष का हमला, संसाधनों की कमी। अब आगे क्या कुछ होता है, समाजवादी पार्टी क्या करती है, उनके ऐलान में कोई फर्क आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चौथी खबर की ओर, जो एनकाउंटर एक्शन से जुड़ी है। प्रयागराज की सड़कें जो गंगा की गोद में बसी है, कल रात खून से लाल हो गई। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में स्थानीय पत्रकार LN सिंह उर्फ पप्पू की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। घटना गुरुवार देर शाम की है, जब विशाल नामक आरोपी और उसके साथियों ने विवाद के बाद जानलेवा हमला बोला। विशाल ने खुलदाबाद से चाकू खरीदा और पप्पू पर वार किया। मौत इतनी दर्दनाक थी कि इलाका सन्नाटे में डूब गया, लेकिन पुलिस की फुर्ती ने सबको हैरान कर दिया। महज घंटों बाद विशाल का एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। ये आज दिनांक 23 अक्टूबर को शाम को हर्ष होटल के पास में ये घटना की सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू, जिनके ऊपर कुछ बदमाशों के द्वारा हमला करके धारदार हथियार से उनको घायल किया गया, जिसके बाद उपचार के लिए उनको तत्काल SRN हॉस्पिटल लाया गया। इसमें उपचार के दौरान जो घायल थे उनकी मृत्यु हुई, और इसी में जो वहाँ घटनास्थल से साक्ष्य कलेक्ट किए गए, जो विटनेसेस थे या आसपास लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की गई, और तमाम जो सर्कमस्टेंसेस थे उसकी जानकारी की गई। तो ये ज्ञात हुआ कि आरोपी विशाल के द्वारा ये घटना कारित की गई अपने कुछ सहयोगी के साथ में। फिलहाल जो मुख्य आरोपी था विशाल, उसके द्वारा खुलदाबाद क्षेत्र से मछली बाज़ार से ये चाकू खरीदा गया था, जिससे उसके द्वारा मृतक पर धारदार हथियार से उसी चाकू से हमला किया गया था। और फिलहाल दबिश में जो विशाल है आरोपी, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसको अरेस्ट किया गया है, और मुठभेड़ में उसके 3 गोलियां लगी हैं उसके दोनों पैरों में, और फिलहाल उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और
आगे जो साक्ष्य हैं एकत्रित कर विधिक कार्यवाही की जाएगी, मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर आगे रिमांड लिया जाएगा। इस मामले में अभी भी पुलिस की जांच जारी है। अब आगे क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।